तो आइए आपको आज मिलवाते हैं एक और हस्ती से, ऑल इंडिया रैंक 47, जो कि मई 2023 के एग्जाम्स के अंदर सीए फाइनल के अंदर लेकर आए हैं। और मेरे सामने बैठे हैं मानस, और साथ में उनके गुरुजन भी बैठे हैं। गुरुजन में आदित्य जैन सर, जो कि जिन्होंने स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाई थी, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में राजकुमार सर में भी थे। बधाई दे सर। बहुत बहुत बधाई हो मानस, आपको बहुत बहुत ज्यादा बधाई हो कि रैंक लेकर आना अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात होती है। देश भर में आपका जो रैंक आया है, आपको और आपके परिवारजनों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत बधाई मानस। और सबसे बड़ी बात यह कि जहाँ पे एसएफएम का पेपर बहुत टफ माना गया था इस बार, उसमें आपने अपने सारे पेपर में सबसे एसएफएम में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं। और इसके लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की दाद देनी पड़ेगी। और आपने जो क्लासेस और एग्जाम में परफॉर्म किया है, दैट इज मार्वलस। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मानस, आपको जो बधाइयां मिली हैं वो आपके माता पिता भी इसके हकदार हैं, क्योंकि उनके एफर्ट्स भी और आपके परिवार के एफर्ट्स भी साथ में हैं। तो हमारी तरफ से आपके फैमिली को भी हार्दिक शुभकामनाएं। मानस, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये सब क्वेश्चंस वो हैं जो सीए स्टूडेंट्स आपसे पूछते हैं। पहले तो ये बताओ, आपको पहले उम्मीद थी रैंक आ रहा है, या प्लानिंग अकॉर्डिंगली थी कि रैंक आ रहा है? हाँ जी सर, मेरे को उम्मीद तो थी कि आना चाहिए। मैंने पास्ट ट्रेंड्स देखे थे कि कितने नंबर तक आता है, तो उस हिसाब से मैंने अपनी प्लानिंग करी थी सारे सब्जेक्ट्स की। मतलब बिल्कुल नाप तोल के प्लानिंग की थी कि यार मतलब 50वें रैंक तक कैसे आना है, पूरी नाप तोल के प्लानिंग थी। नहीं सर, मार्जिन रखा था, बट वो मार्जिन काम आ गया। चलो ग्रेट, 47 नंबर पे है, मतलब ध्यान रखें, थोड़ा सा और बेटर प्लानिंग करनी है अगली बार से, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल और सर। मुझे ये बताओ कि इस पूरी यात्रा में जब आपका इंटर में भी रैंक था? सर फाउंडेशन में था। अच्छा, तो जब आपने हाँ जी। इंटरमीडिएट की एग्जाम्स आपके खत्म हुए, उसका रिजल्ट आया, तो उसके बाद की यात्रा के बारे में बताओ कि आपने कब कब क्लासेस ली, आपने कितना समय आपने ऑफिस को दिया, आर्टिकलशिप में जाना पड़ता था, क्या शेड्यूल था डे का, क्या आपकी दिनचर्या थी? सर फेब 20 में मेरा रिजल्ट आ गया था, नवंबर 19 का। तो उसके बाद फिर 1 मंथ के बाद ही कोरोना शुरू हो गया, लॉकडाउन एंड ऑल शुरू हो गया, तो डिलीवरी वगैरह सब बंद थे उस टाइम पे। और मैंने सोचा था कि इनिशियली मैंने सोचा था कि एटलीस्ट 6 मंथ आर्टिकलशिप के तो मैं क्लासेस नहीं शुरू करूंगा, क्योंकि मेरे को ऑफिस को भी डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं साथ ही क्लास नहीं शुरू करने के फेवर में था। बट एक्चुअली क्या हुआ कि मई एंड तक आते आते कोरोना का कुछ पता नहीं लग रहा था कहाँ तक जाएगा, और ऑफिस भी नहीं खुल पा रहे थे। तो फिर मैंने मई जून फर्स्ट वीक में मैंने कॉस्ट की क्लास ली थी उस टाइम पे फर्स्ट। तो वो थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट क्लास थी और हम फर्स्ट टाइम मैं घर पे क्लास लगा रहा था, नहीं तो मैं L9 पे ही क्लास लगाता था। फाउंडेशन और इंटर वो एक रूटीन बनी रहती थी क्लास लगाने की। तो वो फर्स्ट क्लास में थोड़ा मेरे को मुश्किल हुई, 6-7 मंथ्स मेरे को लग गए वो कंप्लीट करने में। उसके बाद फिर मैंने FR की क्लास ली। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, मैंने क्लासेस शुरू करता रहा। सुबह ऐसे करता था कि मैं या तो ट्राई करता था सुबह क्लास लग जाए, फुल क्लास लग जाए, अगर नहीं तो हाफ हाफ मैं करता था, जैसे आधी सुबह आधी शाम को। और ऑफिस में मेरे को होता था कि मैं फुल, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप तो मेरे को था कि मैं फुल डेडिकेटेडली काम करूं ऑफिस में, क्योंकि मेरे को वो भी सीखना था जो हमने इंटर में पढ़ा था। उसकी एप्लीकेशन जब होती थी तो वो मेरे को था कि मैं अच्छी तरह से उसको अप्लाई करूं ऑफिस में जाके। मानस, एक चीज और बताओ, आप बड़े कूल तरीके से बातें कर रहे हैं, तो ऐसे ही आपने कूल तरीके से अपनी पढ़ाई करी है। तो नॉर्मली जो बच्चे पढ़ाई करते हैं सीए की, तो कुछ अलग से आपने किया हो, कुछ डिफरेंट चीजें आपने अपनाई हो, कुछ नोट्स बनाए हो, या कोई और रिवाइज करने का तरीका लग रहा हो, या लिखने में कुछ, क्योंकि जो रैंक होल्डर्स होते हैं उनके बीच में से ना कुछ डिफरेंट हर बार निकल के आता है, तो आपको कुछ डिफरेंट माइंडसेट रहा हो, कुछ अलग किया हो? सर टेस्ट सीरीज मेरे को ये था कि मेरे को एटलीस्ट 2 पेपर तो हर एक सब्जेक्ट के लिखने हैं, चाहे वो FR का लेंथी पेपर हो, चाहे वो IDT या DT जैसे 70-70 नंबर के पेपर हो। मेरे को था कि मेरे को 2 एग्जाम्स तो लिखने ही लिखने हैं, हर एक। तो मैंने 2 मॉक टेस्ट तो दिए ही दिए थे। और मेरे को उसमें गलतियां पता लगती थी कि हाँ मैं यहाँ पे गलत था, या मेरा यहाँ सोचने का तरीका गलत हो गया। तो मेरे को एक वो था, और एक था कि मेरे को कंसिस्टेंट रहना है।
मेरे थॉट्स में मैं कभी ये नहीं लाता था कि यार 6 महीने घर पे बैठना मेरे को था कि मतलब यही 6 महीने अब, मतलब ऐसे तो मैंने कभी मानस, नहीं सोचा। अच्छा मानस, एक चीज और आप बताओ, मैं जीएसटी पोर्टल, जैसे आजकल तो नई स्कीम केंद्र सी इंस्टीट्यूट ने जीएसटी पोर्टल को ना मैंडेटरी कर दिया कि बच्चों को करके ही जाना है, पेपर ही ओके, उस तरह का आएगा जीएसटी पोर्टल पर बेस्ड। लेकिन हमने ठीक तो है, बहुत पहले से जीएसटी पोर्टल भर भर के करवाते क्लासेस के अंदर, है ना? बिल्कुल सर। जब मैंडेट नहीं था तब भी करवाया था हमने। तो मुझे हम्म बताओ कि जीएसटी पोर्टल क्लास में यूज करने का आपको क्या बेनिफिट मिला? सर बहुत बेनिफिट था। इवन मेरे को क्योंकि मैंने लास्ट में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है 1 साल, वो जब इंडस्ट्री में अप्लाई हो रहे थे तो मेरे को बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलती थी, क्योंकि वो लास्ट क्लास होती है जीएसटी, और लास्ट टाइम पे मैं इंडस्ट्रियल में था, और जीएसटी पोर्टल में मेरे को ऐसा होता था कि हाँ ये यहाँ पे होगा। एक एक क्वेश्चन भी होता है एक, जिसमें आपको सेल को अप्लाई करना होता है कि आप GSTR1 में इसको कैसे दिखाओगे। वो जब तक करेक्ट। आपने पोर्टल नहीं देखा होगा आप किताब से उसको नहीं कर पाओगे कि इसको नील में दिखाना है, इसको B2C में दिखाना है, इसको अमेंडमेंट में दिखाना है। वो जब तक आपने वो क्वेश्चन, जब तक आपने जीएसटी पोर्टल नहीं किया होगा आपको वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। लकीली वो क्वेश्चन आया नहीं पेपर में, और वो जब मैंने एक मॉक टेस्ट में देखा क्वेश्चन तो मेरे को था कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। करेक्ट, मतलब सी इंस्टीट्यूट ने ना पुराने सिलेबस से ही जीएसटी पोर्टल का धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और अब मैंडेट कर दिया है। तो आप क्या समझते हो, मतलब सही क्या सी इंस्टीट्यूट ने जो मैंडेट कर दिया है इसको? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। इंटर के मतलब बाद मुझे, हम जब जीएसटी जी, पढ़ के गए थे तो हमारे प्रिंसिपल कहते थे कि आपको, मतलब आपको इंटर में इतना पढ़ा दिया उन्होंने जीएसटी। मैंने कहा नहीं सर, हमने कोचिंग के ऐसे सर से लिए कि जिन्होंने ऐसे समझाया हमको। मतलब वो अच्छा, जो वो होता था बंजारा, वो मेरे को ऐसे याद रहता था। वो सास बहू की लड़ाई जो आप बताते हो क्रॉस क्रेडिट में, वो मतलब वो इतना, वो प्रैक्टिकली चीजें जब पता लगती हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा ये ऐसे है, हम मन में सोच लेते हैं। फिर आप इस तरह अपने वो भी लगा सकते हो, लॉजिक्स भी लगा सकते हो कि ये कैसे बना होगा, इसका रीजन क्या होगा एक्ट का। तो वो एक जी बहुत जी। बेनिफिशियल है कि जब आप उसको, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं फाइनल में जो आपको याद करनी पड़ती हैं, प्रोविजन याद करनी पड़ती हैं। मेरे को था कि यार एटलीस्ट जीएसटी मैं याद नहीं कर सकता, मेरे को वो समझना ही है। तो जीएसटी पोर्टल अब से ना मुझे तुम्हारा लगता है तुम्हारा आगे ध्यान जीएसटी की तरफ है कि कहीं इंड एएस और आईएफआरएस में भी कुछ काम करना है आगे? कि नहीं सर ऐसा नहीं है, मतलब मेरे को कि मतलब वो एक शॉर्ट सब्जेक्ट था, और एक वो अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो, स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो। नहीं, अब ये बताओ एफआर कैसे पढ़ा आपने? सर एफआर वही नोट्स आपकी जो एग्जांपल्स थी वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी वो, मतलब जो आप क्लास में एग्जांपल्स करवाते हो, मटेरियल जो पढ़ा मैंने वही वही रेफर करा था मैंने। मॉक टेस्ट दिए थे आपने साथ में? हाँ जी सर, मॉक टेस्ट तो मैंडेटरी मैंने सोचा ही था देने ही देने यार, क्योंकि एफ वेरी गुड। एफआर का पेपर क्योंकि जैसे आप 5-6 मंथ से पढ़ रहे हो, ये लो रवि। फाइनल है, सीए फाइनल है, आप कंसिस्टेंटली आप ऐसे आपकी गाड़ी चल ही रही होती है 5-6 महीने, पर में फील आपकी होती है मानस कि आवाज कट जाती है बीच में। सर 1 मिनट मैं फ्लाइट मोड पे कर लूं फोन, एक्चुअली बहुत फोन आ रहे हैं पीछे से। अच्छा अच्छा आज बहुत डिमांड में, अच्छा। आज मानस जी बहुत डिमांड में है। राज सर, हम ये सोच रहे थे कि यार जैसे ही मानस बोलना शुरू करते हैं बीच में का आवाज कटती है, तो उनको उनके याद करने वाले लोग और भी बहुत सारे हैं। यस यस एक यस मिनट यस में यस। फ्लाइट मोड पे कर रहा हूँ। हाँ अब ठीक है, हमारे आपके बीच में कोई नहीं आएगा। अब कोई नहीं ठीक आएगा। तो आदित्य सर, आप भी एसएफएम के बारे में पूछें कि तैयारी कैसे की थी? बिल्कुल बिल्कुल। मानस जी आई थिंक अभी डिस्कनेक्टेड है। हाँ मानस जी, तो एसएफएम में ग्रुप 1 में आपका सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया है और ओवरऑल सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आप लेकर आए हैं। तो थोड़ा बताइए किस तरह से एसएफएम की आपने तैयारी की, और जो स्टॉक मार्केट का जो हम लोग प्रैक्टिकल बताते थे, बाई सेल करके दिखाते थे, डेरिवेटिव कॉल पुट जैसा कॉन्सेप्ट, ऑप्शन जैसा कॉन्सेप्ट, जो कि एक्चुअल में जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं समझेंगे उसको रिटेन ही नहीं कर पाएंगे, याद ही नहीं कर पाएंगे। तो वो सारी चीजें कैसी लगी और कैसे आप एग्जाम पेपर में इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि टफ पेपर है? मतलब एफआर का पेपर वाज लाइक वो जो ऐसे आता है पैटर्न में, लेंथी था एंड ऑल, तो वी वर थिंकिंग कि यार ग्रुप 1 में कोई एक पेपर मुश्किल आएगा, तो हमें लगा कि शायद एसएफएम हो सकता है इस बारी।
तो थोड़ा सा एक वो भी माइंड में थी बात कि इस बार एसएफएम हो सकता है मुश्किल। तो थोड़ा सा मैंने ऐसे पढ़ा कि मेरे को वो समझना है, सिर्फ ये नहीं कि मैंने क्वेश्चंस कर लिया। तो जैसे आप क्लास में डेरिवेटिव्स करवाते हो, जब तक आपने वो प्रैक्टिकली ना किया हो, जब तक इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ जब आपने खुद पर्सनल लॉस नहीं खाया, जब तक आप डेरिवेटिव नहीं सीख सकते। जब आपकी क्लास के साथ साथ मैं डेरिवेटिव में लगाता होता था थोड़े बहुत अपना फंड्स, तो जब तक आप खुद लॉस नहीं खा सकते तो वो आपको उतनी अच्छी तरह आप समझ नहीं पाओगे। मैं ये नहीं कहता आपको लॉस खाना ही है, बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि आपको जब वो प्रैक्टिकली करते हो तब आपको और अच्छी तरह से समझ आता है। जैसे इक्विटी के कुछ क्वेश्चंस थे, वो तो मैं कहता था कि यार हाँ ठीक है, डिविडेंड है, ये है वो है, वो तो हो जाएगा, आप कंसेप्चुअली भी कर सकते हो, फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ती आपको। ऐसे मैंने अपने आप को ट्राई किया था कि दो चार चैप्टर्स जो बड़े हैं उन पे तो फोकस करना ही है, जैसे फॉरेक्स है, पोर्टफोलियो है, बट जो बाकी वैल्यूएशन जो टॉपिक है वो मेरे को था कि वो मैं प्रैक्टिकली, जैसे आपने क्लास में करवाया है, इतने कंसेप्ट लिखवाए हैं, हर छोटी बात का कंसेप्ट आपने लिखवाया हुआ था नोटबुक में, तो मेरे को था कि मैं उसको ऐसे ट्राई करूं कि मैं पेपर में वो लिख सकूं, अपनी जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो क्लास में मेरे को एक्सपीरियंस मिला है, तो मैंने तो हमेशा वही ट्राई किया। अकाउंट्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स और एसएफएम आपने बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ा है, और मेरा ये मानना है कि अब आप जब इंटरव्यू फेस करेंगे तो ये सारी चीजें और बहुत काम आएगी, और आप डेफिनेटली अच्छी आपको प्लेसमेंट मिलेगी। इन सब चीजों से आपको बहुत फायदा भी मिलेगा, नॉट ओनली क्लियरिंग योर सीए, क्योंकि आप ऑल इंडिया रैंक 1 रैंक हैं ही ऑलरेडी, और उसके बाद आप जब जॉब लाइन में जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें, इन डेस जो जीएसटी का पोर्टल सर ने बताया, जो मैंने आपको स्टॉक मार्केट का प्रैक्टिकल कराया, बहुत काम आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। तो मानस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और एक गिफ्ट हैम्पर भेजेगी, तो आपसे वो एड्रेस मांगेंगे और आप कृपा करके अपना एड्रेस दीजिएगा, हम आपको यहाँ से कुरियर करेंगे गिफ्ट हैम्पर जो कि एयरलाइन भेजेगा आपको। जी राज सर। एक छोटा क्वेश्चन है मानस, हमने पिछले 1-1.5 साल से ना जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है, जैसे ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इनको क्लास में बुलाना शुरू किया। आपके वाले बैच में आए थे क्या? हाँ जी सर, थे। तो मुझे एक बात बताओ, जब हम अधिकारियों क्लास में बुलाते हैं और वो अपना अनुभव, एक्सपीरियंस बताते हैं, शायद ज्वाइंट कमिश्नर रहे होंगे आपके बैच के अंदर, हाँ जी तो उसका क्या बेनिफिट मिलता है आपको? क्या समझ में आती चीजें? सर, बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे हम तो पढ़ रहे हैं, वो तो एक टेबल के इस साइड बैठने के लिए पढ़ रहे हैं ना, हम किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट हमें सामने वाले का पर्सपेक्टिव भी समझ में आता है कि वो एक्चुअली में चाहता क्या है उस केस से। तो हमको ये पता लगता है कि जब हम अगली बारी कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं या हम कुछ देने जा रहे हैं, अपना केस प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो हमको वो समझना कि एक्चुअली वो हमसे चाहता क्या है, तो उससे हमें प्रेजेंटेशन करने में ईजी होता है। और हमको एक्चुअली में पता लगता है कि एक्चुअली में प्रैक्टिकल लाइफ में वो क्या देखते हैं। जब हम अपना केस देखते हैं, हम तो सिर्फ एक अपना देख रहे हैं ना, वो तो कितने पूरे डिवीजन का देख रहे हैं, तो उससे हमको बहुत ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिकली नहीं देखोगे चीजों को, वो आपको थ्योरी में इतना वो बेनिफिट नहीं करेगा। तो ये खासकर हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। हाँ, फाइनली हमें बताइए, जो बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जिन अभी अपने एग्जाम देने आगे, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सर बस कंसिस्टेंसी, जिससे आपने क्लास ली है या आप सेल्फ कर रहे हो, उस पर भरोसा रखो। आजकल तो मतलब सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा आपको गाइडेंस मिल सकती है, टीचर्स भी बहुत आजकल आप एक्टिव हैं और गाइडेंस देते हैं। तो मतलब कभी ऐसे थॉट्स हमेशा रोज आएंगे कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, हमसे हो पाएगा कि नहीं, बट ये मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं है, 5-6 महीने का मैराथन है। अगर हम शुरुआत में तेजी से दौड़ेंगे तो लास्ट में थक जाएंगे। एक कंसिस्टेंसी रखनी है बीच में, और वो 6 महीने 5-6 महीने वो आप ही के 6-5-6 महीने है, उस पर किसी का हक नहीं होना चाहिए। आप लास्ट में कहो कि वो 5-6 महीनों में मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, तो वो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी ठीक, तो और कोई सवाल है आदित्य सर, राज सर? नहीं तो हम फ्री करें, क्योंकि मानस की बहुत डिमांड है आज। ठीक है, थैंक यू मानस, थैंक्स फॉर कमिंग, और आपको आगे भी लाइफ में बहुत सफलताएं मिलती रहे, इसकी शुभकामनाएं मेरी और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको है। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू मानस, ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू।